साइंट एकेडमी। आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। और बताओ क्या हाल चाल, सब बढ़िया, मजे में एकदम। मैं भी एकदम बढ़िया। तो दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, जिसके अंदर हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? जो हमें रेशियो की वैल्यू दी हुई है वो अनचेंज रह जाएगी यदि हम उस रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या रह जाएगी? सेम रह जाएगी, अनचेंज रह जाएगी। हमने एग्जाम्पल लिया था 2/4। अब इस 2/4 को दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4/8। तो मल्टीप्लाई करने से पहले इसकी वैल्यू कितनी रह गई थी? अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 1/2 थी, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में भी इसकी वैल्यू जो थी वो कितनी रह गई थी? 1/2 ही। मतलब यदि हम किसी रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? अनचेंज रह जाएगी। इसी तरीके से हम किसी रेशियो को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी उसकी वैल्यू जो है वो अनचेंज रह जाएगी। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, टू और मोर रेशियोज कैन बी कंपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग देम टू द सेम डिनोमिनेटर। हमें दो या दो से ज्यादा रेशियो को अगर कंपेयर करना होगा तो हमें उसे सेम डिनोमिनेटर के ऊपर लेकर आना पड़ेगा। उसके बाद में हमने अगला पढ़ा था रेशियो ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। रेशियो ऑफ इक्वालिटी इनइक्वालिटी क्या होता है? जब a इक्वल्स टू बी होगा तो a इज टू बी क्या हो जाएगा? इक्वल रेशियो बोला जाएगा। a इज ग्रेटर देन b होगा तो a इज टू b क्या बोला जाएगा? ग्रेटर इनइक्वालिटी बोला जाएगा। a लेस देन b है तो a इज टू b जो रेशियो है वो क्या बोला जाएगा? लेसर इनइक्वालिटी बोला जाएगा। इसके बाद में हमने स्टार्ट करा था प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या होता है? इक्वालिटी ऑफ टू और मोर रेशियो इज कॉल्ड प्रपोर्शन, जिसके अंदर हमने दो केसेस पढ़े थे। केस 1 के अंदर हमने पढ़ा था हमें 4 नंबर दिए हुए हैं, ये 4 नंबर ए बी सी डी प्रपोर्शन में कब कहलाएंगे? ये कब माना जाएगा कि ये जो 4 नंबर दिए हुए हैं ये प्रपोर्शन में है? जब a अपॉन में b इक्वल्स टू होगा c अपॉन में d के, जिसके लिए हमने कंडीशन भी पढ़ी थी a ad इज इक्वल्स टू b इंटू सी। जो ad है वो किसके इक्वल होना चाहिए? bc के इक्वल होना चाहिए। तब ये जो 4 नंबर दिए हुए हैं तब क्या माना जाएगा कि ये 4 नंबर प्रोपोर्शन में है, जिसके अंदर हमने इन चारों के नाम भी देखे थे। ए का नाम था फर्स्ट प्रोपोर्शनल, बी का नाम था सेकंड प्रोपोर्शनल, सी का नाम था थर्ड प्रोपोर्शनल और डी का नाम था फोर्थ प्रोपोर्शनल। सेकंड केस हमने देखा था 3 नंबर्स वाला। अगर 3 नंबर हमें दिए हुए हैं तो वो प्रोपोर्शन में कब कहलाएंगे? वो प्रोपोर्शन में ये हमें कैसे पता चलेगा? जब a अपॉन में b इज इक्वल टू b अपॉन में c होगा। इसी की कंडीशन भी हमने देखी थी, b स्क्वायर इज इक्वल टू ac होना चाहिए, तभी क्या माना जाएगा कि ये जो 3 नंबर हमें दिए हुए हैं a b c ये प्रोपोर्शन में है। ऐसे ही इनके भी हमने नाम देखे थे। ए का नाम था फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी का नाम था मीन प्रोपोर्शनल और सी का नाम क्या था? थर्ड प्रोपोर्शनल। इसी के साथ में हमने रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। आज हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद में हमारा जो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर है उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे। तो लिखिए क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 1, इफ a अपॉन में b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2, b अपॉन में c इज इक्वल्स टू 3/4, c इज इक्वल्स टू c अपॉन में d इज इक्वल्स टू 5/6। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड a अपॉन में t, ये हमें फाइंड करना है। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है a इज टू b इज टू c इज टू d, ये हमें फाइंड करना है। तो ये a अपॉन में d जो फाइंड करना है, ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम मॉड्यूल का कर चुके हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था मॉड्यूल का हमारा वो इसी टाइप का था, जिसके अंदर हमने देखा था कि इसके अंदर हमने क्या यूज किया था? कंपाउंड रेशो वाला टेक्निक यूज किया था, जिसके अंदर हमने इन सभी रेशो को क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे भी हम इसे वैसे ही करेंगे। a अपॉन में b, हम पहले क्या फाइंड करें? a अपॉन में d। तो a अपॉन में b
मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन में सी मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन में डी, ये हमें दिया हुआ है। अब इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कैंसिल होता है तो पहले उसे कैंसिल कर देंगे। बी से बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में लास्ट में क्या बच जाएगा? ए अपॉन में डी। इनकी अब न्यूमेरिकल वैल्यू हम लिख लेंगे 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में 6। तो इसमें अब सिंप्लीफाई करें हम इसे, तो इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 3 से 6 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या बच जाएगा? 5 अपॉन 16। ये हमारा क्या आ गया? ए अपॉन में डी, 5 अपॉन 16। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है? ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, हमें ये फाइंड करना है। तो अब इसे हम किस तरीके से करेंगे? हमने कल एक क्वेश्चन लास्ट में जो सॉल्व किया था, ये उसी टाइप का है। हमने पहले 3 नंबर को ए इज टू बी इज टू सी इज टू ए इज टू बी इज टू सी फाइंड किया था। अब हमें क्या फाइंड करना है? ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी फाइंड करना है। तो इसे हम कैसे करेंगे? पहले हम इसे ए इज टू बी और बी इज टू सी ये फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे? यहाँ पे सी इज टू डी, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसे हम क्या किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। आइए, ए इज टू बी कितना दे रखा है हमें? ए इज टू बी दे रखा है हमें 1 अपॉन में 2। तो ए इज टू बी की जगह हम क्या लिखेंगे? 1 इज टू 2। अब b इज टू सी कितना दे रखा है? b इज टू सी दे रखा है 3 अपॉन में 4। तो यहाँ पे b इज टू सी लिख देंगे। अब पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे पास में क्या आ जाएगा? a इज टू बी इज टू सी आ जाएगा। तो हमने इसे किस तरीके से सॉल्व किया था? सबसे पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था। मतलब ये b की वैल्यू जो है ये यहाँ पे डिफरेंट है, तो इसे हम क्या बनाएंगे? पहले कॉमन बनाएंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 से कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6। अब ये जो हमें b की नीचे वाली वैल्यू दे रखी है, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a की वैल्यू से, और ये ऊपर वाली जो b की वैल्यू दे रखी है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे c की वैल्यू से। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8। तो ये हमारे पास में क्या आ गया? a इज टू बी इज टू सी, ये हमारे पास में आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए? a इज टू बी इज टू सी इज टू डी चाहिए। तो अब ये जो c इज टू डी की हमें वैल्यू दे रखी है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये c इज टू डी कितना दे रखा है हमें? 5 अपॉन में 6। तो इधर हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे ये 5 इज टू 6। अब इसे भी हम सेम तरीके से ही सॉल्व करेंगे। ये जो c की वैल्यू है इसे हम यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे की साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे कॉमन बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 8 जा 40। अब ये जो 8 की वैल्यू है इसे यहाँ पे 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 48। और ये जो 5 की वैल्यू है इसे हम 6 से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसे यहाँ पे 3 से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 5 6 जा 30, और ये कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15। तो हमारे पास में ये a इज टू बी इज टू सी इज टू डी कितना आ गया? 15 इज टू 30 इज टू 40 इज टू 48। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सिंप्लीफाई 1/3 is to 3/4 is to 2/5। अब हमें ये दे रखा है 1/3 is to 3/4 is to 2/5। तो ये क्या हो गया? a is to b is to c।
तो हमें ये जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू दे रखी है, तो ये जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है इसे हमें पहले क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल टर्म्स के अंदर। पहले हमें इन फ्रैक्शन वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट इन सिंपल टर्म्स। हमें इन्हें सिंपल टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सिंपल टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनका जो डिनोमिनेटर है इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें कॉमन नंबर मिल जाएगा। उस कॉमन नंबर से हम क्या करेंगे, ये जो हमें रेशियो दिए हुए हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 3 4 जा 12 और 12 5 जा कितना हो गया, 60। तो ये हमारे पास में 60 आ गया। अब इनको सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे हम, जो ये हमें रेशियो दिए हुए हैं इन्हें हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 60, 2 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाय 60। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 से इसको कट करेंगे, कितनी बार जाएगा ये, 15 टाइम्स। और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 45। 5 से 60 को इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितनी बार कट हो जाएगा, 12 टाइम्स कट हो जाएगा। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो a is to b is to c कितना आ गया हमारे पास में, 20 is to 45 is to 24। ये हमारा ये इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा। भाई हमें अगर फ्रैक्शन में कोई रेशियो दिया हुआ है तो उसको फ्रैक्शन को पहले हम क्या करेंगे, सिंपल टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर दिए हुए हैं उन्हें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर एक हमारे पास में कॉमन नंबर आएगा, उस कॉमन नंबर से जो हमें फ्रैक्शन वाले रेशियो दिए हुए हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल टर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को इस तरीके से सिंप्लीफाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इफ a अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू b अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू c अपॉन में 6, ये दे रखा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन a इज टू b इज टू c, और सेकंड क्वेश्चन हमें फाइंड करना है a प्लस b प्लस c अपॉन a। ये दो क्वेश्चन हमें इसके अंदर फाइंड करने हैं। अब हमें इस तरीके से जब ये क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं, कांस्टेंट नंबर अज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है, ये कांस्टेंट टर्म होता है। तो ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये जो a अपॉन में 4 इक्वल्स टू b अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू c अपॉन में 6, ये किसके इक्वल मान लेंगे हम, k के इक्वल मान लेंगे। ये क्या है, k क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो अब ये जो तीनों वैल्यू है, ये और ये तीनों किसके इक्वल है, k के इक्वल है। तो a अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू k, b अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू k, c अपॉन में 6 ये किसके इक्वल हो जाएगी, k के इक्वल हो जाएगी। ये जो k है ये क्या है, कांस्टेंट, एक कांस्टेंट टर्म है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम यहाँ पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। भाई इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या मान लेंगे, 1 है। इन्हें क्या करेंगे हम यहाँ पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 4k, b की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी 5k, और c की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 6k। अब इस k की जगह अगर मैं 1 रखूं तो क्या इसके अंदर कोई चेंज हो जाएगा, नहीं होगा।
इस के में अगर मैं 1 रख दूं तो क्या इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी? सेम ही रहेगी ना भाई। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम किसी रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अनचेंज रहता है। तो इसी तरीके से ये जो हमने कांस्टेंट नंबर के लिया है, अगर हम इससे किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? अनचेंज रहेगी। तो इसे अब आगे हम सॉल्व करें तो हमें क्या फाइंड करना था? a इज टू b इज टू c फाइंड करना था। a इज टू b इज टू c फाइंड करना था। a की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? 4k। 4k इज टू b की वैल्यू कितनी है? 5k। और c की वैल्यू कितनी है? 6k। तो इसमें ये जो k है ये कॉमन टर्म है। तो ये अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें क्या होगा? ये जो k है ये k कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में a इज टू b इज टू c कितना रह जाएगा? 4 इज टू 5 इज टू 6। ये हमारे पास में रह जाएगा। अब हमें इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड करना था a प्लस बी प्लस सी अपॉन में a। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास में क्या था? a प्लस बी प्लस सी अपॉन a। यहाँ पे हमारे पास में a की वैल्यू कितनी दे रखी है? a की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की थी 4k, b की वैल्यू कैलकुलेट की थी 5k और c की वैल्यू कैलकुलेट की थी 6k। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज को पुट कर, ये होगा 4k प्लस 5k प्लस 6k अपॉन a की वैल्यू कितनी थी? 4k। अब इन्हें हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 5 9, 9 और 6 कितना आ जाएगा? 15। 15k डिवाइड बाय 4k। तो अब ये जो k है और ये k है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या रह जाएगी? 15 अपॉन में 4। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है कि अगर इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम हमारे एग्जाम में आती है तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो लिखिए क्वेश्चन। टू नंबर्स आर in the ratio 2:3. Find out two numbers. If हमें दो नंबर फाइंड करना है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? इफ देयर सम इज 80। उनका सम कितना है? 80 है। सेकंड कंडीशन हमें दे रखी है डिफरेंस बिटवीन their square difference between their square is 125। थर्ड कंडीशन हमारे पास में है their LCM is 42। और फोर्थ हमारे पास में इसका क्वेश्चन है 5 is added to each number then the ratio become 5:7। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। फाइंड आउट द टू नंबर्स इफ देयर सम इज 80,
Difference between their square is 125. Their LCM is 42. 5 is added to each number, then the ratio become 5:7. ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन. सबसे पहले हम नंबर को क्या अज्यूम करेंगे, हमें जो रेशो दिया हुआ है इसके अंदर हमें नंबर, दो नंबर चाहिए, तो उन नंबर को हम क्या अज्यूम कर देंगे, लेट टू नंबर्स बी नंबर क्या अज्यूम कर लेंगे हम, 2x और 3x. अब ये क्या बोल रहा है कि इनका जो सम है वो कितना है, 80 है. तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसका जो सम है, हमें दो नंबर मिल गए 2x और इनका जो सम है प्लस 3x, वो कितना है, 80 है. अब इसे हम सॉल्व करें, 5x इज इक्वल्स टू 80. तो x हमारे पास में कितना आ जाएगा, x हमारे पास में आ जाएगा 16. अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो ये दो नंबर फाइंड करने हैं ना, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई और दो नंबर हमारे पास में क्या थे, 2x और 3x. तो x की जगह पे हम x की वैल्यू रख देंगे, हमारी x की वैल्यू कितनी आई है, 16 आई है. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 32. और 3 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 48. इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था हमारे पास में, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर इज 125. इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 125. तो ये जो दो नंबर हमें दिए हुए हैं, 2x का और 3x, ये बोल रहा है इन दोनों के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस कितना है, 125 है. इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 125. तो इनका स्क्वायर करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो भाई डिफरेंस हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले बड़ी वैल्यू को आगे लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 125. तो 3x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 125. इसका डिफरेंस निकालेंगे, 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 125. x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 125 डिवाइड बाय 5. तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, √25. तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, x की वैल्यू 5 आ जाएगी. अब हमें दो नंबर निकालने थे ना, दो नंबर क्या होगा, तो x की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे क्या आ गई, 5 आ गई. तो दो नंबर कौन से थे, 2x और 3x. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, 10. और ये 5 3 जा 15. तो हमारे पास में ये दो नंबर आ गए. आगे बढ़ते हैं. इसका थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में क्या था, देयर LCM इज 42. इसका LCM कितना था, 42. तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, भाई हमें ये दो नंबर दिए हुए हैं 2x और 3x. अब ये पूछ रहा है इसके अंदर जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या होगा, तो इनके मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं, भाई 2 के मल्टीपल लिखेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16. इस तरीके से ये 2 के मल्टीपल है. और 3 के मल्टीपल हम लिखेंगे, 3 6 9 12
15, 18, 21। तो ये इस तरीके से क्या है, हमारे पास में 3 के मल्टीपल और 2 के मल्टीपल दिए हुए। अब इसके अंदर लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? एलसीएम का मतलब ही क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ऐसे तो यहाँ पे 12 भी कॉमन आ रहा है, 6 भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लीस्ट जो सबसे कम है वो कौन सा है? यहाँ पे 6 है। तो हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? एलसीएम 6 आ जाएगा। वैसे एलसीएम को हम किस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी कैलकुलेट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में था फोर्थ वाला। फोर्थ क्वेश्चन क्या था? 5 is added to each number then the ratio become 5:7। अगर हम इन दोनों नंबर के अंदर 5 को ऐड कर दें तो इसका रेशियो क्या बन जाएगा? इसका रेशियो बन जाएगा 5:7। ये हमें 2x दे रखा है और ये 3x दे रखा है। इसके अंदर हम 5 ऐड करें तो ये रेशियो क्या बन जाएगा? 5/7। ये रेशियो बन जाएगा। अब इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे? इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2x प्लस 5 से, और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 5 से। तो ये कितना हो जाएगा? 14x प्लस 35। ये हो जाएगा 15x प्लस 25। x की वैल्यू एक साइड लिख लेंगे और जो नॉन एक्स वाली वैल्यू है उसे हम एक साइड में लिख लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 15x माइनस 14x इज इक्वल्स टू 35 माइनस 25। तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 10। अब हमें दो नंबर क्या दिए हुए थे? 2x और 3x। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 और 3 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये कितना आ जाएगा? 20 और 30। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ये दो नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन, देखो, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, angles of a triangle are in the ratio 2:3:5. Find all angles। भाई ये बोल रहा है एक ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, हमें एक ट्राइंगल दे रखा है। ये जो ट्राइंगल है ये किस रेशियो में है? 2:3:5 में है। मतलब एक एंगल यहाँ पे 2 ले लेंगे हम, एक 5 और ये 3। तो मतलब हमें ये जो एंगल दे रखा है किस रेशियो में दे रखा है? 2:3:5 में दे रखा है। और इन एंगल्स का जो सम होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इन तीनों का सम कितना होता है? ट्राइंगल के एंगल्स के सम कितना होता है? इनका सम होता है 180 डिग्री। तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? इनका सम अब 180 डिग्री होता है, हमें एंगल्स फाइंड करने हैं। तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 2x प्लस 3x प्लस 5x। यहाँ पे जो नंबर है
उसे हम क्या अज्यूम कर लेंगे, एक्स अज्यूम कर लेंगे। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसे सॉल्व करें हम तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 और 2 10। 10x इज इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 180 डिवाइड बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 18 हो जाएगा। अब एंगल्स निकालने हैं ना हमें, एंगल्स कैलकुलेट करने हैं। तो ये 2x 3x और कितना था 5x, x की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 18, 3 मल्टीप्लाई बाई 18 और 5 मल्टीप्लाई बाई 18 कितना आ जाएगा, 18 टू से कितना होता है 36, 14 3 जा होता है 54 और 18 5 जा होता है 90। तो हमारे पास में जो एंगल्स है कितने आ गए, 36, 90 और 54। तो इन तीनों का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रोपोर्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हमें दी हुई है, वो क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ proportion, properties of proportion। लिखिए, if a अपॉन में b इज इक्वल्स टू c अपॉन में d, यदि हमें ये दे रखा है तो हमें इन इक्वेशन को कैसे कंपेयर करेंगे। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या है, इसका नाम है इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास में, इनवर्टेंडो। अब इसे हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये बोलता है इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब इनवर्टेंडो का मतलब ही क्या है, इसे उल्टा लिखेंगे। ये जो हमें ये दिया हुआ है ना, ये इक्वेशन जो दी हुई है, a अपॉन में b इज इक्वल्स टू c अपॉन में d, तो इनवर्टेंडो के अंदर क्या होता है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। मतलब b अपॉन में a किसके इक्वल होना चाहिए, d अपॉन में c। इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जो a अपॉन में b और c अपॉन में d दिया हुआ है, इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी के अंदर ये क्या हो जाएगा, b अपॉन में a इज इक्वल्स टू d अपॉन में c हो जाएगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, a अपॉन में b हमें दे रखा है 1 अपॉन में 2 और c अपॉन में d हमें कितना दे रखा है, 4 अपॉन 8। तो ये जो a अपॉन में b इज इक्वल्स टू c अपॉन में d, ये इक्वल ही है ना भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 2 ही हो जाएगा। तो इनवर्टेंडो के अंदर क्या होता है, जो b अपॉन a है वो किसके इक्वल होना चाहिए, d अपॉन c के इक्वल होना चाहिए। तो इसे हम इनवर्स करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1, और इसे इनवर्स करेंगे, इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 अपॉन में 4। तो ये अल्टीमेटली आएगा कितना, 2 ही आएगा, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी ये बताता है कि जो b अपॉन a है वो किसके इक्वल होना चाहिए, d अपॉन c के इक्वल होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास में अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो ये क्या बोलता है, a अपॉन में c किसके इक्वल होना चाहिए, b अपॉन में d के इक्वल होना चाहिए। अल्टरनेंडो क्या बोलता है, इसको अल्टर कर दिया, मतलब ये हम इस तरीके से भी तो लिखते हैं ना, a इज टू b इज टू c इज टू d। तो अल्टरनेंडो क्या बोलता है, ये जो a है, a अपॉन में c किसके इक्वल होना चाहिए, b अपॉन d के इक्वल होना चाहिए, मतलब इसके जो ऑल्टरनेट नंबर्स है इनके इक्वल होना चाहिए। a अपॉन में c इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, b अपॉन d के। तो यहाँ पे हमें ये क्या दे रखा था, 1:2:4:8। ये जो हमने एग्जाम्पल लिया था इसके अंदर ये वैल्यू यही है ना, 1:2:4:8।
तो अब अल्टरनेटो क्या बोलता है कि जो ए है अपॉन में सी है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 2 अपॉन बी अपॉन डी के। तो 1 अपॉन में 4 इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, 2 अपॉन 8 के। तो ये अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 4, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन 4। ये अल्टरनेटो प्रॉपर्टी बताता है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास में है कंपोनेंडो। कंपोनेंडो ये क्या बोलता है, ए प्लस बी अपॉन में बी किसके इक्वल होना चाहिए, सी प्लस डी अपॉन डी। कंपोनेंडो प्रॉपर्टी क्या बताता है, ए प्लस बी अपॉन में बी किसके इक्वल होना चाहिए, सी प्लस डी अपॉन डी के इक्वल होना चाहिए। मतलब ए बी की वैल्यू और सी डी की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 अपॉन में 2। सी और डी की वैल्यू लिखेंगे 4 प्लस 8 अपॉन 8। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 3 अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा 12 अपॉन 8। इसे हम सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। मतलब जो हमारा a प्लस बी अपॉन में b था, ये किसके इक्वल आ गया, c प्लस डी अपॉन में d के। भाई 3/2 आ गया ना दोनों का आंसर। तो कंपोनेंडो प्रॉपर्टी क्या बताती है, कंपोनेंडो प्रॉपर्टी बताती है a प्लस बी अपॉन में b इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन में d। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास में डिविडेंडो। डिविडेंडो ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, डिविडेंडो a माइनस बी अपॉन बी किसके इक्वल होना चाहिए, सी माइनस डी अपॉन डी। डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ए माइनस बी अपॉन में बी किसके इक्वल होना चाहिए, सी माइनस डी अपॉन में डी के इक्वल होना सही है। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 8 अपॉन 8। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास में, -1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -4 अपॉन 8। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास में इसको हम कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 अपॉन 2। तो हमारा आंसर, ये जो इक्वेशन है ये इक्वल आ गई, 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 2। तो डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या बताता है, a माइनस बी अपॉन में b इज इक्वल्स टू c माइनस डी अपॉन में d। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी हमें दी रखी है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, दोनों का कॉम्बिनेशन। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। a प्लस बी अपॉन a माइनस बी किसके इक्वल होना चाहिए, c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों का कॉम्बो एक प्रॉपर्टी दी हुई है। तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या बोलता है, a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी किसके इक्वल होना चाहिए, c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी के इक्वल होना चाहिए। तो इसके अंदर अगर हम वैल्यूज पुट करें तो 1 प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस 2, 4 प्लस 8 अपॉन 4 माइनस 8। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 3 अपॉन -1, और ये कितना हो जाएगा 12 अपॉन
4। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/-1 आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वल हो गए, 3/-1 और 3/-1। तो कंपोनेंट और डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या होता है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी बोलता है a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें प्रॉपर्टी दी हुई है एडेंडो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में है एडेंडो। ये क्या बोलता है, a अपॉन में b इज इक्वल्स टू c अपॉन में d इज इक्वल्स टू a प्लस c अपॉन में b प्लस d। ये होना चाहिए, मतलब a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d इज इक्वल्स टू a प्लस c अपॉन में b प्लस d होना चाहिए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है एडेंडो। इसके अंदर अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 4/8 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4/2 प्लस 8। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, इसे कट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10। इसे भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 1/2। इस तरीके से ये चीज यहाँ पे प्रूफ होनी चाहिए कि a अपॉन में b इज इक्वल टू c अपॉन में d इज इक्वल टू a प्लस c अपॉन में b प्लस d। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडेंडो प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास में है सबट्रैक्टेंडो। 7th प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या है, सबट्रैक्टेंडो। सबट्रैक्टेंडो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, a अपॉन में b इज इक्वल्स टू c अपॉन में d इज इक्वल्स टू a माइनस c अपॉन b माइनस d। यहाँ पे इक्वेशन को लिखेंगे हम 1/2 इज इक्वल्स टू 4/8 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4/2 माइनस 8। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -3/-6। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 को 6 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये कितना हो गया 1/2। 4/8 को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, और 3/6 को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2। तो सबट्रैक्टेंडो प्रॉपर्टी क्या बोलता है, a अपॉन में b इज इक्वल्स टू c अपॉन में d इज इक्वल्स टू a माइनस c अपॉन b माइनस d होना चाहिए। चलिए, तो ये था हमारा प्रोपोर्शन से रिलेटेड पार्ट, जिसके अंदर हमने प्रोपोर्शन का मतलब समझा। उसके बाद में हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, और उसके बाद में हमने यहाँ पे प्रोपोर्शन की कुछ प्रॉपर्टीज देखी है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे वेरिएशन क्या होता है, और इसी के साथ में हम हमारे जो मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस है और जो इलस्ट्रेशंस है वो भी यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को हिट करके रखिएगा जिससे कि आपके पास में और भी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।